हेलो एवरीवन। आज का हमारा लेक्चर रहेगा एम लक्ष्मीकांत की बुक के चैप्टर 2 के ऊपर, जिसमें संविधान निर्माण के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा है ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद से लेकर के, मतलब सन 1600 से लेकर के 1947 तक का जो भी डेवलपमेंट रहा है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जाके देख सकते हैं। ठीक, तो आज का ये जो चैप्टर है संविधान निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ऑफ इंडिया, तो इसमें आपको क्या जानकारी मिलेगी। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ या संविधान सभा कैसे बनी। ठीक है, जैसे भारत का क्या है, एक संविधान है ना, तो उसको कोई ना कोई संविधान सभा के द्वारा बनाया गया होगा या किसी लोगों के द्वारा बनाया गया होगा। तो जिन लोगों ने मिलकर के इस संविधान को बनाया है उसको बोलते हैं संविधान सभा। ठीक है, तो वो संविधान सभा में कैसे लोग चुन करके आए, जैसे आजकल आप सांसद चुनते हैं, विधायक चुनते हैं। ठीक है, मतलब आपने सरकार बनाने के लिए क्या किया है, सांसद चुना है या विधायक चुना है, तो उस टाइम आपने संविधान बनाने के लिए किस प्रकार की निर्वाचन पद्धति थी, मतलब लोगों के द्वारा चुना गया या राजाओं के द्वारा चुना गया, उसको आप देखेंगे। ठीक है, कितने सदस्य थे संविधान निर्माण के लिए, कौन कौन इसमें शामिल थे, उन सब चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें जो समिति बनी थी, अलग अलग समिति बनी थी, ठीक है, उन समिति के अध्यक्ष और उन समितियों के कार्यों के बारे में जानेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे और कैसे जो भारत है वो अलग हुआ, मतलब संविधान, अलग अलग संविधान सभा बनी, उसके बाद भारत में किस प्रकार से भारत का एक प्रकार से विभाजन हुआ, उसको भी आपको जानने के लिए इस लेक्चर में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये जो लेक्चर है वो। सबसे पहले देखते हैं संविधान सभा की मांग के बारे में। ठीक है, संविधान सभा की मांग सबसे पहले तो एम एन रॉय के द्वारा किया गया था 1934 में। ठीक है, एम एन रॉय ने एक मांग की थी कि भारतीय लोगों के लिए भारतीय संविधान सभा होनी चाहिए जो कि भारत के लोगों के लिए संविधान बनाएगी। ठीक है, एम एन रॉय एक वामपंथी नेता थे। ठीक है, वामपंथी या लेफ्टिस्ट नेता बोल सकते हैं। ठीक है, ये आइडियोलॉजी के बेस पे बांटा जाता है, वामपंथी, दक्षिणपंथी। ठीक है, इस पे और कभी डिस्कस करेंगे। तो वामपंथी नेता थे एम एन रॉय, और 1934 में पहली बार उन्होंने संविधान सभा के गठन का विचार रखा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है एम एन रॉय का नाम। ठीक, इसको याद रखिएगा। इसके बाद पहली बार कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग को लेकर के एक प्रकार से 1935 में पहली बार संविधान सभा की मांग की कांग्रेस के द्वारा। उसके बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मांग किया गया कि जो भी संविधान सभा बनेगी वो वयस्क मताधिकार के आधार पर बनेगी। ठीक है, तो ये आप बेसिक याद रखिएगा। उसके बाद क्या होता है, नेहरू के प्रस्ताव को माना जाता है और नेहरू के प्रस्ताव को मान करके 1940 में एक अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है, किसके द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है, इसको लिनलिथगो प्रस्ताव भी बोला जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगस्त प्रस्ताव के बाद फिर एक मिशन आता है, स्टेफन क्रिप्स के द्वारा क्रिप्स मिशन आता है। ठीक है, और इस क्रिप्स मिशन कब आता है, ये क्रिप्स मिशन 1942 में आता है, और इस क्रिप्स मिशन को गांधी जी के द्वारा क्या बोला गया है, पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, क्यों बोला गया है, क्योंकि क्रिप्स मिशन ने क्या बोला था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तब आपको संविधान सभा बनाने के लिए छूट दी जाएगी। ठीक है, तो एक प्रकार से ये क्या था, ऐसा चेक था जिस पे डेट नहीं लिखा हुआ था कि कौन से डेट पे आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, इसीलिए गांधी जी ने क्या बोला है, क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक बोला है। 1942 में ये आया था। ठीक है, इसके बाद इसी क्रिप्स मिशन में मुस्लिम लीग ने क्या डिमांड रखा कि हम क्या करेंगे, अलग से अपना संविधान सभा बनाएंगे। ये डिमांड मुस्लिम लीग ने इसी क्रिप्स मिशन में रखा। ठीक है, 1942 के। उसके बाद क्या होता है, क्रिप्स मिशन के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, 24 मार्च 1946 को। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजा जाता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन क्या करेगा, जा करके भारत में, मतलब भारत में आकर के वो देखेगा स्थिति को और उसके हिसाब से क्या करेगा, संविधान सभा का गठन करेगा। ये उद्देश्य था कैबिनेट मिशन का। ठीक है, कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य रहते हैं, सर पैथिक लॉरेंस रहते हैं। ठीक है, और स्टेफन क्रिप्स रहते हैं, और इसके अलावा
एवी अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य रहते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 सदस्य थे, पैथिक, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर, इनके द्वारा क्या किया जाता है, एक संविधान सभा की मांग को एक्सेप्ट किया जाता है, जिसमें मुस्लिम लीग भी क्या हो जाती है, एग्री हो जाती है। 2 संविधान सभा की मांग को नहीं मानता है स्टेफन क्रिप्स वाला जो मिशन है। ठीक है, एक ही संविधान सभा बनेगा, और कैसे बनेगा, निर्वाचन होकर के देसी रियासतों से, वो आगे देखेंगे। तो एक संविधान सभा की मांग को एक्सेप्ट करता है कैबिनेट मिशन, और मुस्लिम लीग भी क्या हो जाती है, उस संविधान सभा के मांग में एग्री हो जाती है। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन आता है 24 मार्च 1946 को और बोलता है कि जुलाई अगस्त में इलेक्शन होगा और उससे चुन करके फिर क्या होगा, संविधान सभा बनेगी। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं संविधान सभा का गठन। ठीक है, संविधान सभा का गठन हुआ था, उसमें टोटल थे 389 सीट। ठीक है, मतलब जब क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स मिशन ने बोला था कि 389 सीट में क्या बनेगा, संविधान सभा बनेगी। और ये जो 389 सीट होगा, उसमें से 296 सीट क्या होगा, ब्रिटिश भारत का सीट होगा, और जो 93 सीट है वो देसी रियासतों का होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 296 सीट होंगे जिनमें सीधे तौर पर ब्रिटिश सरकार क्या कर रही है, रूल कर रही है। ठीक है, मतलब जिनमें सीधे तौर पर ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप है या उनके द्वारा नियम कानून बनाए जा रहे हैं, वो 296 सीट होंगे। ठीक है, उनमें से भी 292 सीट जो थे 11 गवर्नर प्रांत के द्वारा थे और 4 सीट आयुक्तों के द्वारा थे, उसको और देखा जाएगा। तो उसके अलावा ये जो देसी रियासत थे, देसी रियासत का मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पर राजा का रूल चलता था। ठीक है, और राजा ब्रिटिश सरकार के एक प्रकार से संप्रभुता के अधीन थी। ठीक है, तो 93 सीट क्या थे, देसी रियासत के द्वारा चुने जाएंगे और 296 सीट ब्रिटिश भारत के द्वारा चुने जाएंगे। तो ये डिसाइड हुआ था कैबिनेट मिशन के द्वारा। ठीक है, चुनाव होता है, चुनाव कब होता है, जुलाई अगस्त 1946 में होता है चुनाव। ठीक है, जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुआ। ठीक है, और संविधान सभा का गठन कब हुआ, नवंबर 1946 को। ये डेट याद रखिएगा, चुनाव कब हुआ और गठन कब हुआ। ठीक है, चुनाव का याद रखिएगा, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसके बाद देखते हैं कि ये जो 296 सीट थे, ठीक है, 296 में से 292 सीट जैसे बताया कि 11 गवर्नर प्रांतों के द्वारा डिसाइड किया गया। ठीक है, मतलब उनके द्वारा चुना जाएगा, और 4 सीट आयुक्त प्रांतों के द्वारा चुना जाएगा। ठीक है, ये सब था इसमें। इसके अलावा ये जो सीट थे, मतलब सीट का बंटवारा कैसे हुआ, इसके बारे में देखते हैं। तो सीट का बंटवारा जो हुआ था वो जनसंख्या के अनुपात में हुआ था, मतलब जिस क्षेत्र में जितनी जनसंख्या उसी के अनुपात में उसको सीट मिलेगा। जैसे अभी आप छत्तीसगढ़ में देखते हैं, छत्तीसगढ़ में राज्यसभा का 5 सीट है, लोकसभा का 11 सीट है। ठीक है, तो कैसे डिसाइड हुआ, तो उस टाइम जो संविधान सभा का जब गठन हुआ था, ठीक है, तो वो जो संविधान सभा के लिए सीट डिसाइड हुआ था वो जनसंख्या के अनुपात में हुआ था। ठीक है, तो ऐसे ही सीट इसमें डिसाइड किया गया था जैसे अभी लोकसभा राज्यसभा का डिसाइड होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से संविधान सभा में भी क्या किया गया था, जनसंख्या के आधार पर सीट का डिसाइड किया गया था। ठीक है, इसके बाद ये जो संविधान सभा बनी थी उसमें 3 समुदाय में बांटा गया था, मुस्लिम, सिख और सामान्य वर्ग। ठीक है, मतलब मुस्लिम के द्वारा चुना जाएगा। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि 1909 का अधिनियम और 1919 का अधिनियम, जिसमें मुस्लिम और सिख को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मुस्लिम, सिख और सामान्य वर्ग, सामान्य मतलब मुस्लिम को छोड़ करके, ठीक है, या सिख को छोड़ करके, तो ऐसे करके 3 समुदायों में या 3 प्रकार के सीटों में विभाजित किया गया था आरक्षण को। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर संविधान सभा के लोगों को चुना गया था। ठीक है, ये होता क्या है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होता है, जैसे कि आपके पास 4 कैंडिडेट हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 कैंडिडेट हैं, तो 4 कैंडिडेट में आप चारों को क्या करेंगे, वोट देंगे, लेकिन आप प्रेफरेंस में देंगे। जैसे कि इसको आप पहला बनाना चाहते हैं, फिर इसको पहला बनाना चाहते हैं, मतलब इसको फर्स्ट नंबर दे देंगे, इसको सेकंड नंबर दे देंगे, इसको थर्ड नंबर दे देंगे, इसको फोर्थ नंबर दे देंगे। ऐसे करके आप क्या करेंगे, अलग अलग लोगों को अलग अलग
आप क्या करेंगे, वोट देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जिसको भी आप जिताना चाहते हैं या जो भी जीतेगा उसके पास कितना होना चाहिए, 50% + 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति में होता है। जैसे कि आप नॉर्मल चुनाव करते हैं तो उसमें क्या होता है, जिसके पास जितना ज़्यादा वोट रहेगा वो आदमी जीत जाएगा। जैसे चुनाव हुआ, 100 लोग वोटर्स हैं, ठीक है, 100 वोटर्स हैं और 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। ठीक है, तो कोई इंसान अगर 33 वोट भी पा रहा है तो वो जीत जाएगा, वो बहुमत से ज़्यादा नहीं होगा। मतलब मान लो 33 वोट पाया तो 77 वोट्स उसके खिलाफ थे, ठीक है, उसके सपोर्ट में नहीं थे, लेकिन फिर भी वो आदमी जीत जाता है। ठीक है, वो पर्सन जो है वो जीत जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, एकल संक्रमणी मत पद्धति, इसमें जब तक आपको 50% नहीं मिलेगा तब तक आप जीत नहीं पाओगे। ठीक है, मतलब जब तक बहुमत नहीं आ जाता है तब तक वो ट्रांसफ़र होते रहता है। सेम ऐसा ही चुनाव जो होता है वो भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में ये पद्धति यूज़ की जाती है। ठीक है, इसके अलावा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, मतलब जिस अनुपात में जो भी प्रतिनिधि है, जैसे मुस्लिम जितने अनुपात में हैं, सिख जितने अनुपात में हैं, उनको उतने अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, ये इसमें डिसाइड हुआ था। ठीक है, इसके बाद बताया कि संविधान सभा का गठन कैसे होता है। चुनाव होता है जुलाई अगस्त 1946 में। चुनाव होता है, कितने सीट में चुनाव होगा, 296 सीट में चुनाव होगा। ठीक है, 296 सीट में चुनाव होगा और जो 93 देसी रियासत थे वो अपना राजा के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो 296 सीट में चुनाव होता है 296 में, और इसका रिजल्ट क्या आता है कि 208 सीट पे कांग्रेस जीतती है और मुस्लिम लीग जो है 73 सीट पे जीत के आती है। ठीक है, अब यहीं से क्या होता है, अलग संविधान सभा का मांग होता है। यहाँ पे जैसे आप देखे थे कि कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन ने क्या किया था, मुस्लिम लीग को संतुष्ट कर दिया था कि एक ही संविधान सभा में दोनों बैठेंगे, मुस्लिम लीग और भारत के लोग। ठीक है, तो मुस्लिम लीग उस टाइम मान गई थी, लेकिन चुनाव का जब रिजल्ट आता है तो मुस्लिम लीग क्या हो जाती है, यहाँ से अलग हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनके पास बहुमत नहीं था। ठीक है, कांग्रेस के पास ज़्यादा आ गया था, मुस्लिम लीग को उम्मीद नहीं था, उससे कम आ गया। ठीक है, मतलब उम्मीद से कम आ गया उनके पास, तो इसलिए वो क्या करती है, छोड़ के चली जाती है संविधान सभा को। ठीक है, आगे देखेंगे इसको। इसके अलावा जो देसी रियासत थे, 93 देसी रियासत, वो अभी अपने आप को अलग रखे थे यहाँ से। ठीक है, तो संविधान सभा की गठन जब हुई थी, स्टार्टिंग में चुनाव हुआ था 296 सीट पर, कांग्रेस 208 सीट लेकर के आती है और जो मुस्लिम लीग है वो 73 लेकर के आते हैं, और जो 93 सीट थे देसी रियासत के वो अभी फ़िलहाल खाली हैं। ठीक है, तो ये खाली रहता है इस टाइम पे। अब इसके बाद क्या होता है, बैठक होता है संविधान सभा का। जैसे कि मैंने बताया कि संविधान सभा का चुनाव हो गया, जुलाई अगस्त में चुनाव हुआ, अब बैठक होगा। बैठक कब चालू हुआ, सबसे पहला बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946। डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ, और पहले बैठक में ही क्या हुआ, मुस्लिम लीग के द्वारा बहिष्कार किया गया और अलग पाकिस्तान का मांग को रखा गया। ठीक है, इस डेट को याद रखिएगा। इस डेट में ही क्या हुआ, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष, मतलब संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, जब तक कि कोई परमानेंट अध्यक्ष नहीं आ जाता तब तक के लिए उनको चुना गया था। ठीक है, इसके बाद 11 दिसंबर, ये डेट भी याद रखिएगा, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, निर्वाचित किया गया, और 2 उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। कौन कौन, डॉक्टर SC मुखर्जी और BT कृष्णमाचारी। ठीक है, तो 2 उपाध्यक्ष थे हमारे संविधान सभा में, इसको भी याद रखिएगा। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अब देखते हैं उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था 13 दिसंबर 1946 को, है ना। इसमें क्या था, बेसिकली इसमें ये डिसाइड किया गया था कि हम संविधान जो बना रहे हैं उसका क्या उद्देश्य रहेगा। ठीक है, तो ये उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये डेट को याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, पारित बाद में होता है,
13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्ताव लाया गया था। ठीक, इस प्रस्ताव में क्या बोला गया था कि संविधान सभा एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करेगा। मतलब इसमें यही सब बताया गया था कि भारतीयों के द्वारा संविधान बनाया जाएगा और भारतीयों के लिए बनाया जाएगा, जिसमें भारत के सभी नागरिकों को अधिकार, न्याय, सामाजिक आर्थिक समानता, ये सब चीज़ों को दिया जाएगा। ठीक है, जैसे आप भारत का संविधान का प्रस्तावना पढ़ते हैं, है ना, तो यही प्रस्तावना एक प्रकार से उद्देश्य है, ये आप मान के चल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो प्रस्ताव था पारित कब होता है? 22 जनवरी 1946 को। ठीक है, तो 22 जनवरी 1946 को ये प्रस्ताव क्या किया गया? पारित किया गया संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि जो प्रस्ताव पारित हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जो देसी रियासत थे, 93 देसी रियासत बताया था कि वो खुद को अलग रखे थे संविधान सभा का जब चुनाव हुआ। ठीक है, तो वो संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे और जो 93 सदस्य थे वो संविधान सभा के अंदर आए नहीं थे। ठीक है, तो धीरे धीरे वो देसी रियासत क्या हो गए? शामिल होना चालू किए। ठीक है, और देसी रियासत शामिल होना चालू हुए। उसके बाद जो बताया था कि जब संविधान सभा की बैठक होती है तो मुस्लिम लीग खुद को अलग कर लेता है ना, तो मुस्लिम लीग खुद को अलग करके भारत के बंटवारे की मांग करता है। ठीक है, तो उसके लिए ब्रिटिश सरकार क्या करती है? माउंटबेटन योजना लाती है। ठीक है, तो माउंटबेटन के द्वारा फिर क्या किया जाता है? एक प्रकार से भारत पाकिस्तान का बंटवारे का योजना बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि जो भारत का संविधान सभा जो बनी थी, ठीक है, भारत की आज़ादी हो जाती है 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद जो भारत का जो एक प्रकार से बोल सकते हैं कि संविधान सभा था, वो एक प्रकार से संप्रभु निकाय बन गया था पूरी तरह से। अब संप्रभु होता क्या है? संप्रभु का मतलब होता है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों में क्या है? अब स्वतंत्र है पूरी तरह से। ठीक है, तो अब भारत क्या हो गया था? संप्रभु निकाय बन गया था। इसके अलावा जो संविधान सभा थी वो एक विधायिका के रूप में भी काम कर रही थी। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है कि संविधान सभा दोनों काम कर रही थी। मतलब संविधान सभा पहला काम तो ये कर रही थी कि वो संविधान बना रही थी, और दूसरा काम ये कर रही थी कि वो नियम कानून बना रही थी। ठीक है, तो संविधान सभा का दो काम था। एक तो वो क्या कर रही थी? भारत देश के लिए संविधान बना रही थी, और दूसरा काम उसका था कि नियम कानून बनाना। मतलब विधायिका का कार्य क्या होता है? विधायिका का कार्य होता है नियम कानून बनाना। ठीक है, तो संविधान सभा अब क्या कर रही थी? एक विधायिका के रूप में भी कार्य कर रही थी। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ हैं। एक तो जब वो संविधान सभा का बैठक होगा, जब संविधान बनाने के लिए बैठक होगा, तब उसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और दूसरा ये था कि जब संविधान सभा विधायिका के रूप में काम करेगी, तब उसकी बैठक की अध्यक्षता किया जाता था जी.वी. मालवंकर के द्वारा। ठीक है, तो इनके द्वारा क्या किया जाता था? बैठक की अध्यक्षता की जाती थी। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, कि जब संविधान सभा बैठक एक प्रकार से संविधान निर्माण के लिए होता था तो अध्यक्षता कौन करता था, और जब विधायिका के रूप में बैठक होता था तब अध्यक्षता कौन करता था, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को तैयार होता है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 तक तैयार हो जाता है। जैसे आप पढ़ते हैं कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बना है। ठीक है, तो इसमें शुरुआत का जो डेट था वो 9 दिसंबर 1946 था, और जो लास्ट डेट आप मानते हैं वो 26 नवंबर 1949 को मानते हैं। ठीक है, तो ये डेट को याद रखिएगा। इसके बाद मुस्लिम लीग जब अलग होता है संविधान सभा से, तो टोटल कितने सीट बच जाते हैं उसको देखते हैं। मुस्लिम लीग के अलग होने से पहले, मतलब संविधान सभा जब बना था कैबिनेट मिशन के द्वारा, तब टोटल 389 सीट था। ठीक है, और जब चुनाव होता है, चुनाव का परिणाम आता है, तो परिणाम आने के बाद फिर क्या होता है? मुस्लिम लीग अलग हो जाती है। ठीक है, तो 389 में से बताया था कि 296 सीट उसमें चुनाव हुआ था, और 93 क्या थे? देसी रियासत थे। ठीक है, तो 296 में से मुस्लिम लीग अलग हो जाती है, और फिर बचता है 229 सीट। ठीक है, मतलब मुस्लिम लीग के निकलने के बाद 296 में से 229 सीट बचता है, और 93 में से 70 सीट बचता है। मतलब जितने लोग निकल गए उसको आप माइनस कर लीजिएगा, तो टोटल ऐसे करके 389 में से
आपके 229 और 70 टोटल आपके एक प्रकार से संविधान सभा में 299 सीट एक प्रकार से बोल सकते हैं कि 299 लोगों का प्रतिनिधित्व हमारे भारत देश के संविधान सभा में था। ठीक है, तो इन सीटों की संख्या को याद रखिएगा। 389 जो था वो पहले था। ठीक है, उसके बाद मुस्लिम लीग जब छोड़ के गया तब 296 में से 229 सीट हो गया, ये था ब्रिटिश क्षेत्र में, और देसी रियासत क्षेत्र में 93 था वो 70 आ गया, तो टोटल हो गया 299 सीट। ठीक है, तो अब जो 299 हो उसमें हमारी संविधान सभा कार्य करेगी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं कि जो संविधान सभा थी, ठीक है, उसका और क्या क्या काम किया संविधान सभा ने, संविधान लागू करने के अलावा या कानून बनाने के अलावा और कौन कौन से कार्य किए हैं भारतीय संविधान सभा के द्वारा। तो सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करने के लिए उसका सत्यापन किया। राष्ट्रमंडल मतलब ऐसे देश जो ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं, ठीक है, या कभी ना कभी किसी देश से गुलाम रहे हैं, उनको एक प्रकार से राष्ट्रमंडल की सदस्यता दी जाती है। तो स्वेच्छा से भारत ने इसको ग्रहण किया है। ठीक है, ब्रिटेन ने ज़बरदस्ती हमारे ऊपर नहीं थोपा है, तो ये हमारी संप्रभुता थी। हमारे पास क्या था, राइट था कि हम इसको अपना भी सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो राष्ट्रमंडल की सदस्यता हमने क्या किया है, स्वेच्छा से ग्रहण किया है। ठीक है, इसके अलावा ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, उनको आप याद रखिएगा। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। ठीक है, जो हमारा तिरंगा है, और तिरंगा को किसने डिज़ाइन किया इसको आप कमेंट में बताइए। अगर आपको पता नहीं होगा तो आप सर्च करके कमेंट में बताइए कि हमारे जो तिरंगा ध्वज है उसका डिज़ाइन किसने किया। ठीक है, इसके बाद 24 जनवरी को राष्ट्रीय गान अपनाया गया। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। इस दिन क्या हुआ, राष्ट्रपति बनाना था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और संविधान को भी पूरा लागू करना था 26 जनवरी 1950 को। तो ये सब डेट में क्या किया गया, 2 दिन पहले राष्ट्रगान को अपनाया, राष्ट्रीय गीत को अपनाया और राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, और ये फैक्ट लिखा हुआ है जिसको आप बचपन से पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि संविधान जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बना। डेट कौन कौन सा है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में? 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। अंतिम बैठक हुई थी 26 नवंबर 1949 को। अब 26 नवंबर 1949 को पूरा संविधान लागू नहीं हुआ था, उसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये 2 डेट को याद रखिएगा, और उसके बाद पूरा संविधान जो लागू होता है 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। ठीक है, कुल 11 बैठक हुआ था संविधान बनाने के लिए। कुल संविधान सभा की कुल 11 बैठक हुई थी। 60 देशों के संविधान को अवलोकन किया गया था, मतलब कंपैरेटिव स्टडी किया गया था, अलग अलग देशों की तुलना करके हमारे देश के लिए कौन सा उपयुक्त है उसको मॉडिफाई करके हमारे देश के लिए उसको बनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा 64 लाख रुपए का खर्च हुआ था संविधान बनाने में उस टाइम पे। ठीक है, तो ये सब दिया गया है। और संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो थी 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, हालांकि इसके पहले 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था, आत्मार्पित कर लिया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं संविधान सभा की समितियां, मतलब संविधान बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की समितियां घोषित की गई थी। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा इसमें से 8 बड़ी समितियां थी और कुछ छोटी छोटी समितियां थी। ठीक है, तो ये बड़ी समितियां कौन सी है और उनके एक प्रकार से चेयरपर्सन कौन है उनको देखते हैं। संघ शक्ति समिति, इसको याद रखना है आपको, जवाहरलाल नेहरू उसके चेयरपर्सन थे, मतलब अध्यक्ष थे। ठीक है, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू ही अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। प्रारूप समिति, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, उनको आपको याद रखना है। मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति सरदार पटेल थे, उनके अध्यक्ष। नियम प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू और संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये जो 8 समिति थी वो बड़ी समितियाँ थी। उसके अलावा कुछ छोटी समितियाँ थी। छोटी समितियों में कुछ कुछ का नाम आप याद रख सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित समिति राजेंद्र प्रसाद जी के पास था। ठीक है, सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया के पास था। ठीक है, और प्रेस दीर्घ वार्ता समिति जो है
प्रेस दीर्घा समिति उषा नाथ सेन के पास था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट समिति है प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको ड्राफ्टिंग कमेटी बोला जाता है, प्रारूप समिति। तो ये प्रारूप समिति कब बना और इसने कैसे काम किया उसके बारे में देखते हैं। प्रारूप समिति का जैसे बेसिक काम बताऊं तो प्रारूप समिति का काम था एक प्रकार से मसौदा तैयार करना संविधान का। मतलब जैसे आप किसी चीज़ को रफ में लिखते हैं ना, तो वो रफ वर्क करना, ठीक है, और संविधान में कौन सा आर्टिकल कहाँ पे रहेगा उसको मतलब एक मसौदा, एक ड्राफ्ट तैयार करना। ठीक है, कच्चा संविधान बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इनके पास जवाबदारी था। तो प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, 29 अगस्त 1947, ये भी पूछा जा चुका है, ये सब PYQ है। ठीक है, इसके अलावा इसमें 7 सदस्य थे। टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा कि प्रारूप समिति में BR अम्बेडकर को छोड़ करके कितने सदस्य थे, ठीक है, तो आपको क्या उसका आंसर क्या लेना है? 6 सदस्य। ठीक है, क्योंकि BR अम्बेडकर को मिला करके 7 सदस्य हो गए। ये PYQ है। ठीक है, इसको ध्यान देना है, तो इसको याद रखना है आपको। तो जैसा कि मैंने बताया प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। 7 सदस्य में जो अध्यक्ष थे इस समिति के वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, इन सभी के नाम को आपको याद रखना है। 7 के 7 सदस्य कौन कौन थे उन सभी के नाम को आपको याद रखना है। डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। N गोपालास्वामी अयंकर इसके सदस्य थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, इसके अलावा BL मित्र और DP खेतान, ये 7 लोग थे। ठीक है, BL मित्र और DP खेतान 7 लोग थे। ठीक है, BL मित्र का स्वास्थ्य कारणों से क्या करते हैं? BL मित्र अपना इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है, इस्तीफा देते हैं तो उनके जगह फिर कौन आ जाता है? N माधव राव। ठीक है, उसके बाद 1948 में क्या होता है? DP खेतान जो थे उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके स्थान पर कौन आते हैं? TT कृष्णमाचारी आते हैं। ठीक है, तो ये 7 सदस्य का नाम आपको याद रखना है और 7 का नाम इसके साथ साथ ये जो BL मित्र है और DP खेतान है, ठीक है, इनके नाम को आपको याद रखना है। उनके स्थान पर आए। ठीक है, 9 सदस्य नहीं थे, 7 ही सदस्य थे। एक ने क्या किया? त्यागपत्र दिया और दूसरे की मृत्यु हो गई, जिसके जगह पर 2 लोगों को फिर से लाया गया। ठीक है, तो ये प्रारूप समिति के सदस्य हैं। इसके बाद प्रारूप समिति क्या करती है? अपना पहला मसौदा मतलब ड्राफ्ट तैयार करती है, प्रारूप तैयार करती है और फरवरी 1948 में प्रकाशित करती है। ठीक है, समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ, उसके 14 दिन बाद, ऐसे करके आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की स्थापना हुई। ठीक है, फरवरी 1948 को अपना क्या किया उसने? ड्राफ्ट, पहला ड्राफ्ट प्रस्तुत किया। ठीक है, इसके अलावा दूसरा अपना ड्राफ्ट कब प्रकाशित किया? अक्टूबर 1948 में। ठीक है, और ड्राफ्टिंग कमेटी की कुल जो बैठक थी वो 141 बैठक थी। ठीक है, ये बैठक की संख्या को भले आप याद मत रखिए, लेकिन जो ये 7 सदस्य हैं, ये 7 सदस्य के जो नाम हैं उनके नामों को आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे कि आपको क्वेश्चन दे देता है इनमें से निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सदस्य हैं जो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो उसमें आपको एलिमिनेट करके बनना चाहिए वो क्वेश्चन, तो इसलिए आपको ये 7 मेंबर हैं उनके नाम को याद रखना है। ठीक है, इसके बाद संविधान सभा का एक प्रकार से प्रभाव में कब आया उसको देखते हैं। तो संविधान जो हमारा संविधान सभा है एक प्रकार से संविधान का प्रभाव में आया। ठीक है, तो संविधान का प्रभाव में आया, इसके लिए जो हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी है, ड्राफ्टिंग कमेटी जब पूरा ड्राफ्ट लाएगा तभी तो हमारा संविधान बन पाएगा, है ना। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया? अलग अलग ड्राफ्ट प्रस्तुत किया। मतलब आप जैसे रफ कार्य करते हैं, ठीक है, तो एक ही बार में वो फेयर नहीं हो जाता, उसमें आप क्या करते हैं? कुछ कुछ सुधार करते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही BR अम्बेडकर ने सबसे पहले 4 नवंबर 1948 को क्या किया? संविधान का प्रारूप, अंतिम प्रारूप पेश किया। ठीक है, 4 नवंबर 1948 को अंतिम प्रारूप पेश किया था। इसके एक प्रकार से जब प्रारूप आया तो इसको पहली बार पढ़ा गया। ठीक है, 4 नवंबर को पहली बार इसको पढ़ा गया।
दूसरी बार इसको 15 नवंबर 1948 को पढ़ा गया और तीसरी बार 14 नवंबर 1949 को इस पे विचार होना चालू हुआ। ये सबको छोड़ सकते हैं। ये जो है आपका द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, ये प्रस्ताव आया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इसका मतलब ये था कि अब संविधान सभा प्रारूप को पूरी तरह से पारित कर रही है और ये पारित क्या होगा, फाइनल होगा। एक प्रकार से जो प्रारूप आया है वो फाइनल होगा। ठीक है, तो जब संविधान का प्रारूप आया तो उसमें इतने संशोधन आए थे 7653, उनमें से 2400 के आसपास ही संविधान सभा में चर्चा हो पाई थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को देख सकते हैं। आपको बस ये याद रखना है कि पूरे तरह से जो प्रारूप है वो कब पारित हुआ, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो यही डेट है आपका, जो संविधान बनने का डेट है वो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अब 26 नवंबर 1949 को जो संविधान बना था उसमें टोटल कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियाँ थी, ठीक है, कितने भाग थे, उसको देखना है। तो 395 अनुच्छेद थे जब संविधान मूल रूप से बना था। ठीक है, मूल रूप से मतलब उसमें बिना संशोधन हुए। संशोधन का मतलब क्या होता है, जिसमें आप कुछ जोड़ते हैं या कुछ हटाते हैं। ठीक है, तो बिना कुछ जोड़े या हटाए, मतलब जब फाइनल पारित हुआ था तो 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे। ठीक है, तो मूल रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थी। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, जैसा कि आप प्रस्तावना में पढ़ते हैं। ठीक है, प्रस्तावना में भी ये डेट क्या रहता है, मेंशन रहता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद जब संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया तब क्या हुआ, कुछ प्रावधान को लागू कर दिया गया, जैसे नागरिकता, चुनाव, अस्थायी परिवर्तनशील नियम, छोटे छोटे जो नियम थे ना उनको, वो क्या हो गए, अपने आप ही लागू हो गए। लेकिन जो शेष संविधान था वो कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो बाकी जो शेष संविधान था वो कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन से फिर क्या हुआ, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन गया था, ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 तक हम वेट क्यों कर रहे थे, है ना। तो वेट इसलिए कर रहे थे क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज दिवस मनाने के लिए घोषणा किए थे। कब, लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 को, और हमने डिसाइड किया था कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज मनाएंगे। ठीक है, लेकिन वो एक प्रकार से पूरा नहीं हो पाया था, तो उसी डेट को रिजर्व रखा गया था और उसी डेट पे हमने क्या किया, फिर संविधान को मनाया। ठीक है, मतलब संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया और गणतंत्र दिवस को मनाया। ठीक है, अब ये भी आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि गणतंत्र दिवस संविधान लागू होने के कारण मनाएं या फिर उसके पीछे और कुछ कारण था। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको गणतंत्र का मतलब जानना होगा। गणतंत्र का मतलब क्या होता है, गणतंत्र, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिपब्लिक। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो भी देश होगा उसका मुखिया अगर जनता के द्वारा चुना जाएगा तब उस देश को क्या बोलेंगे, गणतंत्र बोलेंगे। जैसे कि भारत है, ठीक है, हमारे देश में हमारा जो मुखिया है, जैसे राष्ट्रपति है, ठीक है, उसको जनता के द्वारा चुना जाता है, ना कि वो वंशानुगत होता है। जैसे कि ब्रिटेन है, ब्रिटेन कभी गणतंत्र नहीं बोला जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन में राजतंत्र है, राजा का बेटा राजा बनता है या रानी, वो सब पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। ठीक है, तो गणतंत्र क्या होता है, जिसमें हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, मतलब जो जनता के द्वारा जो राज्य का मुखिया होगा उसको चुना जाएगा, तो उस देश को गणतंत्र बोला जाएगा। तो इस दिन क्या हुआ था, राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, और राष्ट्रपति हमारे ऑफिशियल मतलब एक प्रकार से बन गए थे, इसलिए हम क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, लाहौर अधिवेशन कहाँ हुआ था ये भी पूछा था। लाहौर में हुआ था, रावी नदी के तट के किनारे, मतलब रावी नदी ऑप्शन में पूछा हुआ था, HPSC का एक क्वेश्चन है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था
कि लाहौर अधिवेशन किस नदी के किनारे हुआ था, तो इसको आपको याद रखना है, रावी नदी के तट पे हुआ था। कब हुआ था? 1929 को। ठीक है, इसके अलावा ये सब चीज़ हो गया। अब कांग्रेस का एक विशेषज्ञ समिति बना था जुलाई अगस्त में जब चुनाव होने वाला था उसी दौरान। तो उस विशेषज्ञ समिति, एक प्रकार से मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था कांग्रेस में। ठीक है, उसमें जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी, जितने भी बड़े बड़े नेता थे, के. संथानम, ये सब नेता क्या थे? शामिल थे। ठीक है, सभी नेता क्या थे? शामिल थे। और ये जो सभी नेता शामिल थे उसमें आपको महात्मा गांधी का नाम नहीं दिखेगा। ठीक है, महात्मा गांधी का नाम इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि महात्मा गांधी एक प्रकार से उनका जो विचार था, दार्शनिक अराजकतावादी थे वो। ठीक है, उनको राजनीति और राज्य, ये आप बोल सकते हैं, उनसे वो अलग रहते थे। ठीक है, तो राजनीति और राज्य से अलग रहते थे, इसलिए महात्मा गांधी का नाम आपको इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद एक कमेंटेटर हैं, फेमस कमेंटेटर ग्रैनविल ऑस्टिन। ठीक है, उनका बुक भी है, 2-3 बुक है, जैसे कि एक प्रकार से कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन, ये पूछा जा चुका है, ग्रैनविल ऑस्टिन का बुक है। ठीक है, उसको आप याद रख सकते हैं। तो इंडियन कॉर्नर स्टोन, मतलब ये क्या है? ग्रैनविल ऑस्टिन एक कमेंटेटर है, मतलब टिप्पणीकार। ठीक है, संविधान के ऊपर टिप्पणी करने वाले या भारत के राजनीति के ऊपर टिप्पणी करने वाले व्यक्ति हैं। तो इनका नाम याद रखना है आपको। और एक प्रकार से ये हो गया। इसके बाद देखते हैं संविधान सभा की आलोचना। आलोचना सबसे ज़रूरी है ना। जब तक आप आलोचना किसी चीज़ का नहीं पढ़ते हैं या समझते नहीं हैं तब तक आपको समझ नहीं आता है। ठीक है, तो आलोचना, इसमें ये बोला गया था संविधान सभा के बारे में कि ये जो संविधान सभा है वो पूरे तरह से हर लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है, वयस्क मताधिकार नहीं है इसमें। ठीक है, वयस्क मताधिकार नहीं है, इसलिए इसकी आलोचना की गई थी। ठीक है, तो आलोचना किया गया था, वयस्क मताधिकार नहीं है। क्यों आलोचना किया गया था? क्योंकि एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर चुनाव हुआ था। ठीक है, वयस्क मताधिकार नहीं था। दोनों में डिफरेंस होता है, इसके बारे में मैं अलग से लेक्चर बना के डाल दूंगा कि वयस्क मताधिकार क्या होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होता है। ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में। तो एक प्रतिनिधि निकाय नहीं था ये। ठीक है, मतलब जनता के द्वारा सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, कुछ लोगों को वोट डालने का अधिकार था। ये सिंपल से आप समझ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा संप्रभुता का अभाव। कुछ लोगों का मानना ये है कि संविधान सभा ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मिशन के द्वारा बना है। ठीक है, कैबिनेट मिशन के लोग आए, उनके द्वारा बना है, इसलिए इसकी आलोचना करते हैं कि ये जो संविधान सभा थी उसके पास पूरा अधिकार नहीं था। ठीक है, ऐसा करके ये मानते हैं। इसके अलावा कुछ लोग मानते हैं कि जो संविधान सभा बनी थी वो समय की बर्बादी थी। मतलब जो समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, वो बहुत लंबा समय था, इसलिए इसकी आलोचना करते हैं। ठीक है, जैसे आप अमेरिका का संविधान देखेंगे, अमेरिका का संविधान मात्र 4 महीने में बन के तैयार हो गया था। इसका रीज़न भी है कि हमारे यहाँ जो संविधान है वो काफ़ी बड़ा लिखित संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और अमेरिका का संविधान लिखित है लेकिन वहाँ क्या है, संविधान में अनुच्छेद कम है। ठीक है, तो इसलिए भी वहाँ कम समय लगा और हमारे यहाँ क्या है, ज़्यादा समय लगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ लोग मानते हैं कि कांग्रेस का प्रभुत्व था। तो कांग्रेस उस टाइम पे क्या थी, सबसे बड़ी राजनीतिक दल थी। ठीक है, और एक दलीय व्यवस्था थी उस टाइम पे। तो ग्रैनविल ऑस्टिन भी इसको बोलते हैं कि एक दलीय व्यवस्था थी और कांग्रेस ही उस टाइम पे एक प्रकार से उसका प्रतिनिधित्व था। ठीक है, इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है कि वकील और राजनीतिज्ञ का ही प्रभुत्व था संविधान सभा में। ठीक है, ये बात भी सही है कि संविधान सभा में अधिकतम लोग क्या थे, वकील के पेशे से जुड़े हुए थे और बहुत से लोग क्या थे, नेता थे, मतलब राजनीति से जुड़े हुए थे, उन सब का प्रभुत्व था। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है कि हिंदुत्व या हिंदुओं का प्रभुत्व था। ये सब एक प्रकार से आलोचना है संविधान सभा का। ठीक है, इसके अलावा
और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखते हैं, जैसे कि सर बी एन राव ने क्या किया है, संविधान सभा का मतलब बी एन राव को कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया था संविधान सभा का, ठीक है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा संविधान सभा का सचिव वी आर अयंगार को रखा गया था। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के बारे में, इनका नाम आपको याद रखना है। इन्होंने क्या किया था, संविधान जो बना था उसका कैलीग्राफी किया था, मतलब लिखा था उनको, ठीक है, विशेष लेख में उन्होंने लिखा था कैलीग्राफी, कैलीग्राफर थे ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है, तो इनका नाम को आपको याद रखना है। इसके अलावा जो डिज़ाइनर थे संविधान के, ठीक है, सजावट और सौंदर्यीकरण के लिए, तो नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ये क्या थे, डिज़ाइन किए थे संविधान को, ठीक है। इसके अलावा हिंदी संस्करण का एक प्रकार से हिंदी संस्करण का लेखन वसंत कृष्ण वैद के द्वारा किया गया था, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये पूछा गया है, इनको आपको याद रखना है, ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को। इसके बाद हिंदी पाठ, देखो पहले क्या होता था, इंग्लिश में ही मेन उसको रखा जाता था संविधान को, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि एक अमेंडमेंट एक्ट आया, 98वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987, 50th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1987। इसमें भाग 22 में अनुच्छेद 394 क में जोड़ा गया कि अब जो है हिंदी में संविधान मतलब संविधान का अनुवाद हिंदी में होगा, और जितना भी अमेंडमेंट होगा उसका भी हिंदी में एक प्रकार से अनुवाद किया जाएगा। तो ये अमेंडमेंट आपको याद रखना है जो हिंदी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ये देख सकते हैं कि सीटों की स्थिति क्या क्या थी। स्टार्टिंग में जो बताया था कि ब्रिटिश प्रांत में 292 सीट था, देसी रियासत में 93 था, आयुक्त प्रांत में 4 सीट था। आयुक्त प्रांत में 4 सीट जो था, ठीक है, वो थे दिल्ली, अजमेर, ये सब थे, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। बलूचिस्तान था एक, ठीक, तो ये 4 आयुक्त क्षेत्र थे, और देसी रियासत 93 बता दिए हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो चुनाव परिणाम हुआ उसका ये टेबल है। कांग्रेस को 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73 सीट, और ये जो बाकी छोटे छोटे पार्टी हैं उनको एक एक सीट मिला था, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 8 लोग थे, ठीक है, मतलब बिना किसी पार्टी से लड़े, एक प्रकार से निर्दलीय बोल सकते हैं उनको, 8 लोग इसमें चुन करके आए थे, ठीक है। टोटल 296 सीट पे ये इलेक्शन हुआ था। कब हुआ था? जुलाई अगस्त 1946 को, ठीक है। इसके बाद प्रतिनिधित्व तो अलग अलग समुदाय का, हिंदू कितने थे? 163 थे, मुस्लिम थे 80, अनुसूचित जाति 31, ईसाई थे 6, पिछड़ी जनजातियाँ थी 6, सिख थे 4, एंग्लो इंडियन 3, पारसी 3, ये सब आपके क्या है, चुनाव से जो चुन के आए थे उनका प्रतिनिधित्व है, ठीक है। हिंदू, मुस्लिम, ST SC, सिख, ठीक है, एंग्लो इंडियन, ये सब चीज़ें, ठीक। इसके बाद अलग अलग जो स्टेट थे उनको 4 कैटेगरी में बांटा गया था, ABCD, है ना। तो ये उन स्टेट में कौन कौन से रियासत में कहाँ कहाँ से चुन के कितने कितने सीट मतलब सदस्यों की संख्या ये दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं, एक बार अवलोकन कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो सीट था वो आपको याद रखना है संयुक्त प्रांत में था, ठीक है। इसके अलावा मद्रास, बॉम्बे और पश्चिम बंगाल और बिहार, ठीक है, इनको आपको याद रखना है। ये सब सीट दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ये सब चीज़ दिया हुआ है, और ये डेट दिया हुआ है इम्पॉर्टेंट। पहला सत्र कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। दूसरा सत्र, ये सब पूरा सत्र दिया हुआ है, ठीक है। 11 सत्र में हुआ था, 11 बैठक हुई थी। लास्ट बैठक हुआ था 14 नवंबर से 26 नवंबर तक 1949 तक, ठीक है। इसके बाद ये दिया हुआ है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कंपेरेटिव स्टडी दिया हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान 4 माह से कम समय में बना, 7 अनुच्छेद बस हैं, ठीक है। कनाडा का संविधान 147 अनुच्छेद है, लेकिन 2 वर्ष 6 माह लगा था। ऑस्ट्रेलिया का संविधान 128 अनुच्छेद है, लेकिन 9 वर्ष लगा था, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका का संविधान 193 अनुच्छेद है, और 1 वर्ष में वो बन के तैयार हो गया था, ठीक है। इसके अलावा
ये सब हो गया, ठीक है। और ये कुछ टिप्पणी दी गई है, कैबिनेट मिशन के सदस्य 3 थे, ये सब चीज़ दिया गया है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। इतने लंबे समय तक आप सुन रहे हैं, इसके लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।